हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल धुमिंजा क्लासेस। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 9 ऑफ यूनिट 7 दैट इज कैपिटल मार्केट। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हम मनी मार्केट को डिस्कस कर चुके थे। आई होप कि आपने वो वीडियो भी देख ली होगी। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल मार्केट कौन सी होती है, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने टाइप्स होते हैं कैपिटल मार्केट के एंड इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जनरली अगर लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करोगे तो एक या दो बार ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। सो बट हमें सारा सिलेबस करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये टॉपिक भी करना पड़ेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, कैपिटल मार्केट कौन सी होती है। देखो, इससे पहले हमने मनी मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। तो मनी मार्केट में हमने कहा था कि जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर डील की जाती है। ओके, और कैपिटल मार्केट कौन सा होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है मनी मार्केट का। इधर कौन सी, इधर लॉन्ग टर्म जितने भी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, जहां पर ये सब सिक्योरिटीज के अंदर डील की जाती है, वो होती है कैपिटल मार्केट। ओके, पढ़ते हैं चलो। सो कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर एंगेज इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जहां पे बायर और सेलर्स किस चीज में एंगेज होते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर। किस चीज के अंदर ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर, लाइक बॉन्ड्स, स्टॉक्स एक्सेट्रा। ओके, द बाइंग सेलिंग इज अंडरटेकिंग बाय पार्टिसिपेंट्स सच एज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे मेनली पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, जो परचेज एंड सेल करते हैं, वो मेनली कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। ओके, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट में दो तरह की मार्केट्स इंक्लूड होती हैं। मेनली इनको कैटेगराइज कर रखा है 2 मार्केट्स में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, ओवरव्यू ले लेते हैं। प्राइमरी मार्केट डील्स विद ट्रेड ऑफ न्यू इशू ऑफ स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो जहां पर सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू की जाती है वो होती है कौन सी, प्राइमरी मार्केट। ओके, तो प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है, जहां पर फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है कंपनी के थ्रू, वो होती है प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर डील किया जाता है। ओके, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहां पे हम क्या करते हैं, शेयर्स के अंदर डील करते हैं। कोई शेयर्स को परचेज कर रहा है, कोई शेयर्स को सेल कर रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं वो। ओके, मान लो मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं रिलायंस कंपनी के, मैंने सेल करने हैं, तो मैं उसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर डील करूंगा, सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल करूंगा। बट अगर मान लो कोई नई कंपनी फॉर्म्ड हुई है, उसने फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ निकाला है, तो उसके जो शेयर्स परचेज सेल होंगे वो कौन सी मार्केट में होंगे, वो प्राइमरी मार्केट में होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट को ब्रॉडली कैटेगराइज कर रखे तो दो तरह की होती है। एक होती है मनी मार्केट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से हैं, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और थोड़े बहुत और भी हैं, वो मैंने डिस्कस कर चुका हूं। कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट की जो कैटेगरी अगर इसके नीचे डिवाइड कर रखा है, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट, कैपिटल मार्केट के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है कौन कौन से हैं, स्टॉक है, बॉन्ड्स है, डेरिवेटिव है। ओके, सो चलिए इसके अब इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करते हैं, सॉरी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी जो 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी मार्केट वो होती है जहां पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहां पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज के अंदर डील किया जाता है, इशूड सिक्योरिटी के अंदर डील किया जाता है। द प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। तो क्वेश्चन आ सकता है यहां से, प्राइमरी मार्केट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। It deals with new securities being issued for the first time. The function of primary market is to facilitate the transfer of investable funds to entrepreneurs seeking to establish new enterprises or to expand existing ones. अगर मान लो कि एक नया एंटरप्रेन्योर है जो अभी अभी मार्केट के अंदर उसने अपनी नई एंटरप्राइज ओपन की है, तो उसको क्या है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसको अगर फंड्स चाहिए होंगे तो कौन सी मार्केट से लेगा, सीधी सीधी बात है, नई नई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करिए तो वो प्राइमरी मार्केट की तरफ जाएगा। फर्स्टली जो अपने शेयर्स इशू करेगा अपनी कंपनी के, वो प्राइमरी मार्केट में ही करेगा। ओके, द इन्वेस्टर इन दिस मार्केट आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड। तो इसके जो मेनली जो इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो इसके मेनली इन्वेस्टर्स कौन से, यही हैं। सेकेंडरी मार्केट कौन सी होती है, द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। इट इज ए मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जहां पे हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर परचेज एंड सेल करते हैं। इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सेल देयर सिक्योरिटी एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स एंटर द मार्केट। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो सेकेंडरी मार्केट के वो ये है, इसके लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी मेंटेन करके रखती है इस मार्केट के अंदर। ओके, जिस टाइम आप चाहो अपने शेयर्स को मनी में कन्वर्ट करवा सकते हो और जिस टाइम चाहो आप परचेज कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स है इसके, तो आपको पता भी होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा मैंने डीपली डिस्कस नहीं किया क्योंकि बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, इनको ज़्यादा पढ़ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ओके, चलिए
अब प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? अब सीधी सीधी बात है, अभी तक आप 12th में भी, बीकॉम में भी और एमकॉम अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते आ रहे होगे, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन शेयर्स होल्डर्स उन शेयर होल्डर्स को क्या है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, और शेयर्स डेट कैरी प्रेफरेंशियल राइट इन कंपैरिजन विद ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। दिस शेयर होल्डर गेट द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इनको क्या मिलती है? प्रेफरेंस मिलती है रिगार्डिंग डिविडेंड एंड पेमेंट। ओके, अगर कल को मान लो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो अगर सबसे पहले अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में से अगर प्रेफरेंस दी जाएगी तो किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाएगी। फिर उसके बाद जो कुछ बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। अब इसके टाइप्स हैं, कुछ मेन टाइप्स इसके ये हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? So these are the shares where the arrears of dividend in times of no or lean profit can be accumulated and paid in the year in which the company earning good profit. अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जहाँ पे जो है हमने क्या है, अगर मान लो मैंने 2018 में इंटरेस्ट पेड करना था लेकिन कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, इस करके वो इंटरेस्ट नहीं पेड कर पाई, तो अब वो सोच रही थी 2020 में पेड करूंगी या 2019 में पेड करूंगी, तो वो इकट्ठा होता जा रहा है उसका इंटरेस्ट। तो ये क्या है? क्यूमुलेटिव बन गया। तो इसको कहेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जहाँ पे इंटरेस्ट पेड नहीं किया कंपनी ने, वो एक बार में पेड करेगी, लेकिन तब पेड करेगी जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके, लेकिन पेड जरूर करेगी। तो इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? शेयर्स वेयर द कैरी फॉरवर्ड ऑफ द एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज नॉट पॉसिबल। जहां पे कंपनी ने पे नहीं किया तो इसका मतलब नहीं किया, अब नहीं आपको मिलेंगे, अब अगले साल के इंटरेस्ट जो नेक्स्ट ईयर का होगा वही मिलेगा आपको। ठीक है, ये होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। एक है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स दैट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट्स ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ओके, जहां पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जहां पे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है कि वो सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अपना हिस्सा तो ले लिया, साथ में अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उनमें भी उनका कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, तो उनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर्स दैट आर टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ द इशू, द मैक्सिमम पीरियड फॉर रिडेम्पशन इज 20 ईयर्स। तो जिनकी एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस टाइम पे वो रिडीम कर दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं, उनका मनी बैक कर दी जाती है। ओके, तो मैक्सिमम पीरियड जो होता है 20 ईयर्स होता है रिडीम। अब आते हैं इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स, आर द शेयर्स हेल्ड बाय द ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी। तो जिसने ये शेयर्स परचेज कर रखे होते हैं वो ओनर्स बन जाता है किसका? ओनर बन जाता है किसका? कॉर्पोरेट का। Since equity shareholder face greater risk and have no specified preferential rights, they are given larger share in profit. अब देखो, अब जब बात आई थी लिक्विडेशन की तो मैंने कहा था कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले राइट मिलेगा, प्रेफरेंशियल राइट होता है। तो ऐसा क्यों करेंगे भाई? इक्विटी शेयर होल्डर को आप बाद में दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप पहले दे रहे हो, क्यों? ये इन्होंने अभी तो मनी इन्वेस्ट कर रखी है। इनका बेनिफिट ये होता है, इनको जो शेयर प्रॉफिट में मिलता है वो लार्जर होता है, इनका जो शेयर्स होता है वो काफी लार्जर होता है, मतलब कि जितना भी बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो सारा इनको ही मिलेगा। ठीक है, सबको देने के बाद। तो इनको हाई प्रॉफिट भी हो सकता है और हाई लॉस भी हो सकता है। ओके, अब डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ए डिबेंचर इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की कॉमन सील के अंडर ही इसको इशू किया जाता है। ओके, यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट दैट एक्नॉलेज इंडेप्टनेस ऑफ द कंपनी। तो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो कंपनी साइड बाय साइड एक सर्टिफिकेट इशू करती है किसको? डिबेंचर होल्डर को, जिसके थ्रू उनको ये बताया जाता है कि कितने डिबेंचर्स कितना उनको इशू किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं कंपनी के थ्रू। A document that shows on the face of it that the company has borrowed a sum of money from the holder thereof upon certain terms and condition is called debenture. देखो डिबेंचर एक्चुअली में है क्या? अब मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर अगर मान लो किसी ने कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं वो तो उसका ओनर बन गया, लेकिन डिबेंचर होल्डर में ऐसा नहीं है। डिबेंचर होल्डर क्या है? एक तरह से आप मान लो मेरे को पैसे की जरूरत है, मैंने किसी थर्ड पर्सन से पैसे ले लिए, अब वो क्या है, मैंने उसको पैसे रिटर्न भी करने हैं। ठीक है, एक टाइम बाद उतने ही पैसे उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। ओके, सेम कंसेप्ट डिबेंचर होल्डर का है। डिबेंचर होल्डर क्या है? कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर है। कंपनी के लिए क्या है? क्रेडिटर। कंपनी को उनका अमाउंट वापस देना है, और कल को अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी डिबेंचर होल्डर को, उसके बाद दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद दी जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, वो कंपनी के क्या है? क्रेडिटर हैं, और उनके अगर कंपनी उनके पैसे नहीं देती तो उनके पास राइट है कि वो कोर्ट में जाके कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं वाइंडेड अप के लिए। ओके, debentures may be secured by way of fixed or floating charges on the assets of the company. These are the instruments that are generally used for raising long-term debt capital. तो डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अगर सिक्योर्ड होंगे तो उनके साथ में एक ट्रस्ट डीड होगी, ठीक है, जिसके पास राइट होगा कि वो कंपनी के ऊपर केस भी कर सकती है, या उन्होंने कोई सिक्योरिटी अपनी गिरवी कर रखी होती है कंपनी ने। ओके, अब आता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आई थिंक आपने भी नहीं सुना होगा इसके बारे में।
So an investment product that combines the attributes of an equity security with an debt security. अगर आप मान लो कि ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि आपने शेयर्स तो परचेज कर लिए लेकिन वो है तो डेब्ट की फॉर्म में, लेकिन उसके साथ में कुछ फीचर्स जो हैं इक्विटी शेयर्स के भी उसके अंदर मिक्स हैं, ठीक है। आपने परचेज तो डेब्ट कर रखे हैं, मतलब कि आपने कंपनी के क्या डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, लेकिन साथ में उनको आपको कुछ फीचर्स मिल रहे हैं किसके, इक्विटी शेयर्स के भी, ठीक है। जैसे कि आपको वोटिंग राइट भी मिल रहा है, ओके, डिबेंचर्स भी आपके पास, वोटिंग राइट भी आ गया, तो एक तरह से दोनों का एलिमेंट मिल गया, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। जनरली हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड एज डेब्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद एक्सपोजर टू द इक्विटी मार्केट। एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक, इक्विटी डेब्ट स्वैप्स एंड स्ट्रक्चर्ड नोट्स लिंक्ड टू द इक्विटी इंडेक्स। ओके, अब जैसे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, अब इन बॉन्ड्स को क्या है, बॉन्ड्स तो है आपके पास, इसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन साथ में आप इसका कन्वर्जन का भी राइट है, आप जब चाहो इसको कन्वर्ट करवा सकते हो किसमें, इक्विटी में भी। ओके, तो ये आपको बेनिफिशियल मिलता है, सो इसको कहते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अगर नेट पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स मैनेजमेंट से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होगी। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो, फॉलो मी इन अकेडमी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। सो मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।